हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे आवेश के गुणधर्म, जिसमें अपन ने दो गुणधर्म पढ़े, आवेशों की योज्यता और आवेश संरक्षण नियम। इसी लेक्चर के अंतर्गत आज अपन तीसरे और चौथे गुणधर्म का अध्ययन करेंगे, आवेश का क्वांटीकरण और आवेशों की निश्चलता। अब तीसरा गुणधर्म है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? देखो, दो वस्तुओं को अपन रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। कोई सा भी पदार्थ कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है? एक। और कोई सा भी पदार्थ अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है? कम से कम एक इलेक्ट्रॉन। यानी ये पदार्थ 1.3 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करेगा और ये पदार्थ 1.3 या 1.4 या 1.5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा और ये ऐसा भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान होता है वो पूर्ण संख्या के रूप में होता है, सतत न होकर असतत रूप से होता है। असतत का मतलब एक के बाद 2, 3, 5 इस प्रकार से। तो ये अपने पास में जैसे एक पदार्थ है, इस पदार्थ ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। इस पदार्थ ने कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो इस पर Q का मान कितना होगा? जितना एक इलेक्ट्रॉन पर होता है आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ऋणात्मक E आवेश होता है। कितना आवेश होता है? ऋणात्मक E आवेश। और मान लो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो फिर यहाँ पर Q का मान कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस का E आवेश है, तो 2 पर कितना हो गया? माइनस का 2E। ये n इलेक्ट्रॉन मान लो ग्रहण करता है, तो यहां से Q बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का n। इसी प्रकार से मान लो ये एक पदार्थ है अपने पास में, ये पदार्थ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। क्या करता है? उत्सर्जित करता है इलेक्ट्रॉन। तो यदि मान लो कि ये एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, तो फिर यहाँ पर कितना आवेश आएगा? उत्सर्जन कर रहा है, इसका मतलब है कि इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या आ रही है? कमी आ रही है। पहले आपको बताया इलेक्ट्रॉन की कमी किसको दर्शाती है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब, धनावेश को दर्शाती है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, तो Q बराबर कितना हो गया? प्लस का 1। इसी प्रकार से मान लो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो यहाँ पर Q बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का 2E। n इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का n। दोनों पॉइंट को अगर मिलाएं तो किसी निकाय पर कुल आवेश E 2E Ne प्लस 1E प्लस 2E प्लस के Ne, ये 1 2 n क्या है? ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये प्लस 1 2 3 क्या है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। तो स्थान प्लस में भी हो सकता है ये मान, माइनस में भी हो सकता है। क्या होगा? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई? 1। 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए, 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो कितने आए? 2। इस प्रकार से। और साथ में क्या आ रहा है? E स्मॉल e, जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या की गुणा में क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? n, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो गया? इस प्रकार से ये आवेश का कुल मान हो गया। इस कुल मान को अपन क्या कहेंगे? क्वांटीकृत मान। क्वांटीकृत मान, जहां पर E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और एक इलेक्ट्रॉन मूलभूत कण कहलाता है, इसे अपन क्वांटीकरण कहते हैं। तो ये यहाँ पर n का तो मान क्या हो गया? 1 2 3 n तक, और E का मान 1.6 10 की घात माइनस के 19 कूलम। इसे अपन क्या कहेंगे? क्वांटीकरण, ये मान। अब यहां से किसी पदार्थ पर कुल आवेश का मान पूरी क्रिया से क्या निकला? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का पूर्ण गुणज।
तो इसकी शाब्दिक परिभाषा क्या हो गई आवेश क्वांटीकरण का? कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकता है, एक से कम नहीं होगा। और ये पदार्थ कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन। यानी कम से कम स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? एक हो गई, क्योंकि कोई सा भी पदार्थ 1.5 आधा पूर्ण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित और ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों पदार्थों को इस प्रकार से घर्षण करें, इस प्रकार से घर्षण करें तो इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 इस प्रकार से क्या होंगे? उत्सर्जित होंगे। या इस प्रकार से दूसरा पदार्थ उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान हो रहा है वो सतत न होकर क्या हो रहा है? असतत रूप से हो रहा है। सतत का मतलब एक के बाद में 1.2, फिर 1.3, फिर 1.4 इस प्रकार से। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण सतत नहीं हो रहा है, असतत हो रहा है। एक के बाद में 2, फिर 3, फिर 4 इस प्रकार से। तो यदि किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान सतत न होकर असतत रूप से होता है तो फिर वो क्रिया क्या कहलाती है? आवेश का क्वांटीकरण। और इस क्रिया से जो मान प्राप्त होता है वो कहलाता है क्वांटीकृत मान। अब इसको परिभाषा के रूप में अपन प्रदर्शित करें। यदि किसी पदार्थ पर क्वांटीकरण कहलाती है, यह क्रिया आवेश का क्वांटीकरण कहलाती है। और इस क्रिया से जो मान प्राप्त होगा वो एक आवेश का पूर्ण गुणज होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होगा। इस क्रिया से आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। ये आवेश का क्वांटीकरण किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण सतत न होकर असतत हो तो यह क्रिया आवेश का क्वांटीकरण कहलाती है। और इस क्रिया से जो मान प्राप्त होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये आवेश का क्वांटीकरण हो गया। इसको देखो, इस समीकरण को आप इस प्रकार से नहीं समझ में आए तो दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो कि ये एक पदार्थ है और ये एक दूसरा पदार्थ है, ए और बी। प्रारंभ में दोनों क्या है? उदासीन है। यदि इन दोनों को अपन घर्षण करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे? घर्षण करेंगे, तो मान लिया कि ये पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। इसका मतलब Q बराबर E आ गया। यदि मान लो कि ये दो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा है तो फिर Q बराबर क्या हो गया? 2E, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर जा रहे हैं तो 2 का। इसी प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उत्सर्जित करता है, ये तो कितना आ गया? 3। तो अपन कह सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित होते आ रहे हैं वैसे वैसे देखो E, 2E, 3E। और इधर Q बराबर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो माइनस का E, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो माइनस का 2E, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो माइनस का 3। तो कहने का मतलब ये हो गया कि Q समानुपाती क्या हो गया? N। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पर आवेश का मान बढ़ता जा रहा है। तो Q का मान कब परिवर्तित हो रहा है? जब इलेक्ट्रॉन की संख्या के मान में परिवर्तन हो रहा है तो Q समानुपाती क्या हो गया? N। और यहां से इसको हटाएंगे तो Q बराबर क्या आ जाएगा? Ne प्लस माइनस। ये आवेश का क्वांटीकरण। जहां पर प्लस माइनस E है वो नियत है और इलेक्ट्रॉन पर क्या है? आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश है जो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसको इस प्रकार से भी समझने के लिए बताया है। बाकी आप इस क्रिया को ध्यान रखना। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 2 का आवेश आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 3 का, तो इसी प्रकार से n का हो गया। तो ये आवेश का क्वांटीकरण हो गया। और इससे निष्कर्ष निकल गया कि आवेश का जो एक गुण होता है, आवेश का एक जो गुण है, इससे निष्कर्ष निकल गया, इस क्रिया से निष्कर्ष निकला कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, क्वांटीकृत
राशि है। आवेश एक क्वांटिकल राशि। आगे समझे। अब इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित और ग्रहण हो रहे हैं, तो क्या द्रव्यमान में परिवर्तन होगा? इसका निर्धारण करते हैं यहाँ पर। द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन। जिस प्रकार से पदार्थों को घर्षण करते हैं, आवेश का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उस पदार्थ के द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। आप देखो इसका निर्धारण करते हैं। मान लो ये एक पदार्थ है, इस पदार्थ ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो इस पदार्थ का द्रव्यमान कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का m e, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m e बराबर 9.1 गुना 10 की घात माइनस के 31 किलो। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना। अब ये पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तो द्रव्यमान में कितना परिवर्तन हुआ? जैसे मान लो कि ये कोई सतह है, वस्तु है, कोई समतल है, इस पर कोई वजन रखा गया है, चाहे वो कितने किलोग्राम का हो, कितना ही वजन इसके ऊपर रखा गया है। अपने पास में 50 ग्राम की एक वस्तु है और वो वस्तु इसके ऊपर इस प्रकार से रख देंगे, तो इस सतह पर के द्रव्यमान में कुछ परिवर्तन हुआ। ये वस्तु इसके ऊपर रख दी, इस वस्तु का द्रव्यमान 50 ग्राम अपने माना है, तो इस सतह का द्रव्यमान कितना बढ़ गया? 50 ग्राम तक परिवर्तित हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से ये पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, तो इस पदार्थ का अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अधिकता हो गई। इसलिए इस पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा वो वृद्धि हो जाएगी उस द्रव्यमान में। और कितनी वृद्धि हो जाएगी? जितना एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। यानी कहने का मतलब है कि कैपिटल जो द्रव्यमान जो परिवर्तन होगा, कैपिटल M, उस द्रव्यमान का मान हो जाएगा m e, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यदि मान लो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो यहाँ पर कितने द्रव्यमान की वृद्धि होगी? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, तो इस बार डेल m का मान कितना परिवर्तित हो जाएगा? 2m। 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। 3 इलेक्ट्रॉन यदि ये ग्रहण करेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी? जितना 3 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। उसी प्रकार से मान लो कि n इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, तो डेल m का मान क्या आ जाएगा? डेल m का मान n गुना m e। इतना द्रव्यमान क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो आवेश तो कैसा होगा? ऋणात्मक आवेश होगा। और द्रव्यमान में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। द्रव्यमान, कोई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे मान लो पहले से 5 इलेक्ट्रॉन है और फिर 10 इलेक्ट्रॉन और आ गए, द्रव्यमान बढ़ा घटा। द्रव्यमान इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ये पदार्थ ग्रहण कर रहा है, तो उन 5-10 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और बढ़ जाएगा, तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और वो वृद्धि इस प्रकार से क्या करेंगे? अब मान लो कि ये पदार्थ है, इस पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन क्या किए? उत्सर्जित किए। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए, तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किया, एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, तो द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होगा? m e। लेकिन इस बार द्रव्यमान में परिवर्तन तो होगा, लेकिन वो परिवर्तन वृद्धि की होगी, कमी की होगी। तो ये पदार्थ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा है। उत्सर्जित करने का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो उस एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी क्या होगा? निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पर द्रव्यमान में क्या होगी? कमी होगी। जैसे ये पदार्थ है और इस पदार्थ पर अपने 50 ग्राम की एक वस्तु रखी, इस वस्तु को यहां से निकाल लेंगे, तो क्या इसका वजन उतना रहेगा? नहीं, इसका जितना द्रव्यमान था, जितना वजन था, उतना वजन इस हथेली से क्या हो गया? कम हो गया। तो रखेंगे इस पर,
तब तो ये ग्रहण कर रहा तो वृद्धि हो रही है, और यहाँ से हटा लेंगे इसका उत्सर्जित हो गया तो द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर द्रव्यमान में कमी हो गई कितनी, जितना एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। यदि मान लो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा है, द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होगा, डेल एम। लेकिन इस बार द्रव्यमान कितना कम हो जाएगा, जितना 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है तो 2m। 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो उसी हिसाब से यहाँ पर द्रव्यमान में कमी आ जाएगी n इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना द्रव्यमान। तो ये यहाँ पर द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा है तो यहाँ पर आवेश है इस पदार्थ पर, वो आवेश तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, और इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगी, कमी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो भी धनावेश आता है, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं तो यहाँ से ये आवेश द्रव्यमान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो द्रव्यमान में क्या आएगी, द्रव्यमान में कमी आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉनों का जब स्थानांतरण होता है तो उस पदार्थ के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। यदि इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो रही है तो आवेश ऋणावेशित होगा, पदार्थ द्रव्यमान में वृद्धि होगी, धनावेशित है तो द्रव्यमान में कमी आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि द्रव्यमान में ये भी क्या हो गया, परिवर्तन। तो द्रव्यमान में परिवर्तन का जो सूत्र देंगे वो डेल m बराबर क्या आ जाएगा, n गुना m। द्रव्यमान में परिवर्तन का ये सूत्र देंगे। अब ये परिवर्तन यदि ऋणावेशित है तो डेल m में क्या होगी, वृद्धि होगी द्रव्यमान में, और यदि धनावेश है, क्या है, धनावेश है, तो द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। द्रव्यमान में ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर द्रव्यमान में क्या आ रही है, धनावेश के द्रव्यमान में क्या आ रही है, कमी आ रही है। पहले यहाँ पर गलती से लिखा कमी, धनावेश में क्या है, कमी आ रही है। तो इन दोनों के द्रव्यमान में क्या संबंध होगा, m1, इसका द्रव्यमान m1 है तो ऋणावेश है, इसका द्रव्यमान m2 है तो धनावेश है, तो m1 का मान अधिक होगा किससे, m2 से। m1 ऋणावेश है, ऋणावेश के द्रव्यमान में वृद्धि होगी, m2 धनावेश है, धनावेश के द्रव्यमान में कमी आएगी तो m2 का मान m1 की तुलना में अधिक होगा। तो इस प्रकार से आवेश के क्वांटीकरण में ये द्रव्यमान में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। यदि वस्तु धनावेशित है तो वो उसका द्रव्यमान में कमी आएगी, और वस्तु ऋणावेशित है तो उसके द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब अंतिम पॉइंट अपना आवेशों के गुणधर्म में आवेश की निश्चलता। तो एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कैपिटल है, स्मॉल m है, और इसका वेग 0, इसका वेग v बराबर 0। फिर यही वही वस्तु है और m द्रव्यमान है इसका, और इसका वेग 0 के बराबर नहीं है, तो ये यहाँ पर q है और ये यहाँ पर q डैश है। तो यहाँ पर पिंड स्थिर अवस्था में है और यहाँ पर पिंड गतिशील अवस्था में है, तो आवेशों की निश्चलता ये हो गई कि यदि पिंड गतिशील है, यदि पिंड स्थिर है और उस स्थिर पिंड को गतिशील अवस्था में कितने तीव्र वेग से गति करवाएं तो उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात इस गुण के अनुसार प्रभावित नहीं होता है, वेग से प्रभावित नहीं होता, यानी आवेश गतिशील अवस्था पर और आवेश स्थिर अवस्था दोनों क्या होंगे, बराबर। यही आवेशों की निश्चलता है, यानी किसी पिंड का द्रव्यमान m बराबर m0 बटा √1 माइनस v² बटा c²। आइंस्टीन के अनुसार यदि कोई वस्तु m द्रव्यमान की है और उसको अपन v वेग से गति प्रदान करते हैं
तो इस सूत्र के अनुसार उस पिंड के द्रव्यमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये क्या है कि द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, लेकिन उस वस्तु पर आवेश है और उसको किसी वेग से, कितने वेग से तीव्र गति प्रदान की जाए, तो उस पदार्थ के आवेश से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस गुण का सिर्फ इतना सा अर्थ आप ध्यान में रखना कि पिंड का जो आवेश है वो उसके वेग से प्रभावित नहीं होता है। पदार्थ पर गतिशील है तो उस पर जो आवेश है वही आवेश उस पिंड की स्थिर अवस्था पर भी रहेगा, आवेश का मान समान रहेगा। जबकि इस सूत्र के अनुसार द्रव्यमान में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि आवेश एक विशेष प्रकार का गुण है। वो गुण वस्तु गतिशील है, वो गुण उन हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने को दर्शाता है। आवेश का जो गुण होता है वो वस्तु घर्षण के बाद में यदि स्थिर अवस्था में है तो भी उस आकर्षण गुण को दर्शाएगी, और फिर यदि गतिशील अवस्था में है तो भी उस आकर्षण गुण को दर्शाएगी। इसलिए आवेश है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि इस सूत्र के अनुसार द्रव्यमान परिवर्तित होता है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट आवेश की। तो विशिष्ट आवेश क्या होता है, किसी पिंड का ये द्रव्यमान m है और इस पिंड का आवेश है q, तो q और m का जो अनुपात होगा वो इस पिंड का क्या कहलाएगा, विशिष्ट आवेश, यानी विशिष्ट आवेश q बटा m। विशिष्ट आवेश की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी वस्तु का आवेश किसी अनुपात विशिष्ट आवेश कहलाता है। विशिष्ट आवेश कहलाता है, विशिष्ट आवेश कहलाता है, अर्थात Q बाई M बराबर विशिष्ट आवेश। एक नोट का पॉइंट ध्यान रखना कि आवेश स्थिर है, आवेश स्थिर है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश किसे उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र को। और आवेश एक समान वेग से गतिशील है, एक समान वेग से गतिशील, तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आगे नेक्स्ट अध्याय में हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि कोई भी पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो उसका निर्धारण अपन अनुभव किस प्रकार से कर सकते हैं। यहां देखना आवेश एक समान गतिशील है, और इसी के अंतर्गत यदि मान लो कि आवेश क्या है, आवेश की त्वरित गति, आवेश की त्वरित गति, तो त्वरित गति विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, इसके अतिरिक्त विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है। वह और पीछे विद्युत चुंबकीय विकिरण। सामान्य जानकारी में ध्यान रखना, आवेश स्थिर है तो सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और आवेश गतिशील है, गति भी दो प्रकार की होगी, या तो आवेश एक समान वेग से गतिशील है जब उसका त्वरण कितना है 0, और एक आवेश असमान वेग से गतिशील है, अर्थात उसकी गति क्या हो रही है, त्वरित हो रही है, और त्वरित गति में a 0 के बराबर नहीं होता है। आए समझ में? तो आवेश स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, आवेश एक समान वेग से गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही होगा, इसके अतिरिक्त वो
आज की क्लास यही समाप्त। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।